मनीष बाबू, एक नई किस्म की चीज देख रही है मुझे कि जो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा भाजपा की रहे ये भी जरूरी नहीं। जब ब्रिटिश राज डूब गया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है, तो भाजपा ही हमेशा रहेगी ऐसा मानने का तो कोई कारण नहीं। ये जो बेचैनी विपक्ष में दिखती है कि उनका बस चले तो मतलब फाइल अपने ही घर ही मंगाने लगे, बोले ले आओ ट्रांसफर के लिए फाइल हम करेंगे, आज हमारा मन कर रहा। बोले भाई हमें तुमसे 15 लाख वोट तो कम मिला है, अब इस बार आईपीएस की ट्रांसफर हम करेंगे, ये बजट हम पेश करेंगे। इसलिए और सरकार कुछ करे, बोले जी इस पे हमें भरोसा नहीं। तो जब हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पर भरोसा नहीं की बात कहते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं की बात कहते हैं, तो वो एक तरह से जनादेश का भी अपमान नहीं हो जाता? क्या विपक्ष अपनी सरकार बना सकता है बिना जनता के? नहीं ना। अमिताभ जी देखिए, इसमें मुश्किल क्या आ रही है? मुश्किल तब आ रही है ना जब इतिहास परिवर्तित हो रहा है, जब उत्तर प्रदेश में 35 साल के बाद एक सरकार पूर्ण बहुमत से रिपीट होती है, जब भाजपा कुंडरकी जैसी सीट जीतती है जो कि बिना मुस्लिम मतदाता के सहयोग से जीती ही नहीं जा सकती। इस राजनीतिक बदलाव को विपक्ष को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है कि ये 50% वोट जो टारगेट कर रहे थे, अगर ये इस जाति के वोट में भी सेम लगा के चले गए तो फिर कभी भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, राजनीति में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जब समीकरण ऐसे बदलते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी जो अपनी एक विचारधारा से चलती है, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा से चलती है, उसको भी उस जगह 58% वोट मैक्सिमम पोलिंग होती है जहां पे 64% मुस्लिम मतदाता है और वहां पे भी वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। तो ये जो वोटों की शिफ्टिंग दिख रही है ना, जनाधार जाता दिख रहा है, पैरों के नीचे से कालीन खिसकता दिख रहा है, वहां पे मुश्किल आ रही है। तब ये बौखलाहट है कि संविधान के सारे पहलू खराब हैं। पुलिस की बुराई होती है पुलिस की सुरक्षा में ही खड़े होके। आप सोचिए उस पुलिस पे क्या बीतती होगी जब नेता ये कह रहा है कि पुलिस हमारे साथ नहीं है, हमारे विरोध में है, और वही पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ी है। अगर वहां वो पुलिस की सुरक्षा छोड़ दे तो वो घर भी नहीं जाना चाहेगा। तब ये बदलाव मुश्किल होता है। आज ये दिख रहा है कि अगर ये मुस्लिम मतदाता सुविधाओं की वजह से एक तरफ जा सकता है तो फिर आगे की राजनीति क्या होनी चाहिए? जी ठीक बात। आलोक जी, विपक्ष को आपके किसी फैसले पर भरोसा नहीं, वो करे ना सब गड़बड़ है, चुनाव से लेके और शासन व्यवस्था तक। या तो फिर भाई पार्लियामेंट में ऐसी कोई व्यवस्था कर लो कि भाई 60% फैसले सरकार वाले लेंगे और 40% विपक्षी लेंगे, तो कोई नया ही रंग का लोकतंत्र डेवलप किया जाए क्या? 10 जिलों कलेक्टर आप तय करोगे, 5 की सपा करेगी। नहीं, तरीका तो वही है जमहूरियत में, जो जिस तरीके से होता है जनता के बीच जाएं, जैसे अभी हमारे राज भाई कह रहे थे, हमें देखना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और निश्चित रूप से उनको जाना चाहिए। हमको तो अच्छा लगता है कि हमारे विरोध में जो आवाज है जितनी बुलंद होगी हम उतने मजबूत होंगे, क्योंकि अपनी कमियां भी तो हम देखेंगे। तो हम तो बड़ा एहतराम करते हैं जो जो मुखालिफत के स्वर होते हैं, जो मुखालिफत की आवाज होती है, उनको हम सब आंखों पर बिठाते हैं। और शायद इसीलिए कुदरती जैसी सीट, कटेरी जैसी सीट हमारे लिए आसान नहीं थी। कटेरी में तो हम 3 दशकों से हम अपना अंगूठा भी नहीं रख पाए थे, कानी उंगली भी हम वहां पर नहीं रख पाए थे, लेकिन हमने जीता। इसलिए जीता कि हम हमारा पूरा संगठन, हमारा एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच गया और कौन सा काम हमने किया है, क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या हमने पूरी की, और नहीं पूरी कर पाई तो क्यों नहीं पूरी कर पाई, क्या हमारे सामने दिक्कत है, परिवर्तन क्या आया। हमने साफ साफ कहा कि भाई 2017 के पहले अगर उत्तर प्रदेश अच्छा था तो हमको कदापि वोट मत दीजिएगा, और अगर 2017 के बाद कुछ परिवर्तन आया है, आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया है, सड़क पानी बिजली आपकी आंखों के सामने है, अगर हमने कुछ परिवर्तन किया है तो हमारे साथ खड़े होइएगा। अगर घर से लड़कियां आराम से बाजार जा पाती हैं, अगर सड़कें कुछ बेहतर हुई हैं तो दीजिएगा हमको, और अगर नहीं हुई है तो मत दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया। जो लोग कहते हैं ना कि वो हमारी जीत को कमतर आंकना चाहते हैं, इतनी कमतर जीत है नहीं साहब। जिस तरीके के आप सवाल करते हैं ना, यहाँ पुलिस है, वहां पुलिस है, पुलिस के भरोसे आप यहाँ जीत गए। साहब हरियाणा किसके भरोसे जीत गए? यादव वोट तो अखिलेश यादव सोच के बैठते हैं कि यादव वोट जितना देश भर में है सब समाजवादी पार्टी का है।
हमको मिला भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में यादव वोट भी मिला, पिछड़ा वोट भी मिला, जिसको वो पीडीए करते हैं वो सारे वोट हमको मिले, चाहे कुदरकी में हो, चाहे कनेरी में हो, चाहे हरियाणा में हो और चाहे महाराष्ट्र में हो। कुछ जगहों पे हम हारे भी, कहीं गलतियां हमसे भी हुई होंगी, अपनी बात हम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाए, विरोध के जो लोग थे ज्यादा अच्छा उन्होंने काम किया होगा, जनता के बीच ज्यादा बेहतर तरीके से वो पहुंचे होंगे। हम हारे, फिर से हम मेहनत करेंगे और मुझे लगता है यही तरीका है साहब। हमारे ऊपर, सिस्टम के ऊपर आप सवाल उठाइए, कभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाइए, कहीं संभल में दंगा हो गया, किसी दूसरे इलाके में दंगा हो गया, हम व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं उस पर आप सवाल उठा दें। कोई कह रहा था कुछ रोज पहले, भाई हमको भरोसा नहीं है वहां के लोकल प्रशासन पे। हमने कहा भाई ठीक है, एक आयोग बना देते हैं, वो जांच करके बताएगा हमें किसको बचाना है। अगर किसी की गलती हुई है, कोई भी अपराधी है, कोई साजिश रची गई है, तो सब कुछ नुमाया होना चाहिए। हमको बचाना किसको है और किस लिए बचाना है? अगर कोई दोषी है तुम किसी को बचाना नहीं चाहते, तो सब समय ठीक है आलोक बाबू जी। आशीष जी, पुलिस पर आपको भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा नहीं, सीबीआई को जांच दे दे तो भी सीबीआई, आप कहोगे सीबीआई भी इन्हीं की है, उस पर भरोसा नहीं, तो क्या इंटरनेशनल कमेटी आएगी संभल में? और जो आएगी इंटरनेशनल कमेटी वो भी इन्हीं की परमिशन से आएगी जो सरकार में है? नहीं, या उसको सफा ले आएगी डायरेक्ट, बोला ना तुम डायरेक्ट हमारे ऑटो में बैठो, हम ले चलते तुमको संभल। ऐसा तो संभव नहीं। रास्ता तो एक ही है, नान्यः पंथा अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुझे आप वो तरीका बता दीजिए कि सरकार को बाईपास करके, चूंकि आपको सरकार पर भरोसा नहीं, सरकार को बाईपास करके कोई व्यवस्था हो, संभव हो लोकतंत्र में, आप मुझे बता दीजिए। आशीष जी, आपको कतई पसंद ना हो सरकार हम करें, उसको देखते मूड खराब होता हो, फिर भी सरकार, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इनको बाईपास करके कुछ संभव है क्या? जी, बाईपास करने की बात नहीं है, क्योंकि वो संभव है इस व्यवस्था में। सोचने वाली बात यह है कि यही संस्थाएं, यही जो चीजें हैं वो देश में 70 साल से रही हैं, लेकिन इतना अविश्वास कभी भी विपक्ष ने किसी सत्ता पक्ष के प्रति कभी नहीं रखा जितना आज है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थितियां आज क्यों बनी हैं। आज एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। आज ही वो मंगेश यादव की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि भाई ये ठीक है, अपराधी था, उसको उसके अपराध के अनुसार सजा मिलनी चाहिए थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि उसके सर पे, पीठ पे, दोनों कोहनियों पे बहुत चोट के निशान हैं। तो इनकाउंटर में गोली मारी जाती है, अगर इनकाउंटर होता है तो हम लोग कह रहे थे कि भाई इनकाउंटर जो है ये सही नहीं है, और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी जाहिर किया। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि नहीं, वो हमने तो इनकाउंटर किया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, आप समझने वाला कोई भी समझ जाएगा कि जिसको आपने गोली मारी है उसके चोट इधर उधर जो है वो मारने वाली चोट लग ही नहीं सकती, और मरने के बाद आप उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं जब मर ही गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें, सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है, और फिर कहीं ना कहीं वही अविश्वास वाला माहौल जो है वो आकर के खड़ा हो जाता है। यही आज की परिस्थिति है। आशीष जी, आप तो पुराने आदमी हो, मंगेश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चाहे गिरजेश की हो, क्या चाहे अशफाक की हो चाहे ननकू की हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले जापान के लोग हैं नहीं ना? वो भी सरकार के मुलाजिम है ना? आप जब ये कह रहे हो एक तरफ कि सरकार सब कुछ गड़बड़ अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दे रही है, पोस्टमार्टम मैनिपुलेट नहीं कर पाई है, एक गजब बात करते हो यार। बोले सारा चुनाव भ्रष्ट है। अच्छा, सीसामऊ, बोले सीसामऊ में नहीं कर पाई क्योंकि वहां बॉर्नवीटा खा के गए थे। गजब बात है यार, तो बाकी जगह क्यों नहीं खा के गए थे बॉर्नवीटा? पोस्टमार्टम जो लोगों ने रिपोर्टिंग की है या जो लोगों ने जमीन पर नेतागिरी की, दोनों जानते हैं पोस्टमार्टम मैनेज होने में कोई बहुत बड़ी समस्या है क्या? किस स्तर के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं? आशीष जी, इसका भी तो उत्तर देना होगा। और अगर ऐसा है, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, और अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी को ये नैतिक साहस जुटाना चाहिए कि ये कहे कि योगी सरकार में पोस्टमार्टम ईमानदारी से होता है। अब भी बोलो,
ऐसी मूर्ख सरकार कोई होगी जो अपने खिलाफ दस्तावेज जारी करवा ले कि ये बात सपा के पास जाए तो सपा हमारे ऊपर चढ़ाई करे? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी ऑन रिकॉर्ड, ट्वीट करेगी कि हमको इस बात से प्रसन्नता है कि कम से कम ईमानदारी से पोस्टमार्टम हो रहा है? राज भाई, ये तो स्वाभाविक बात है। अगर आप कह रहे हो कि पोस्टमार्टम में ये मसला आ गया तो इसका मतलब है ईमानदारी से सरकारी डॉक्टर पर कोई दबाव नहीं, जिला अस्पताल के एम्प्लॉइज पर कोई दबाव नहीं, सीएमओ पर कोई दबाव नहीं। इतना तो बोलो आप दोनों लोग मिलके। नहीं, राज भाई। नहीं, मैं ये बात कहता हूं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलिए। उन डॉक्टरों ने, जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, मुझे लगता है वो दबाव में नहीं आए। उनका जमीर जिंदा होगा, उनकी एक आत्मसम्मान होगा। ऐसा नहीं है कि 100%, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं झूठ बोल सकता, मगर कभी कभी आदमी का एक किरदार होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, वो डॉक्टर लोग अपनी जिंदगी जिसके लिए आए उस किरदार को जी रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 100% गलत है। आप ये नहीं कह सकते। बड़े बड़े मैंने अधिकारी देखे जो मिनिस्टर की बात नहीं मानते, मैंने देखे हैं। आपने बहुत जमाना देखा होगा, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मिनिस्टर की बात कप्तान ने नहीं मानी। मैं वो टाइम भी देखा मैंने, मेरी भी एक एज है भाई। मगर आप कहना इसका मतलब सब कुछ सही हो रहा। एक पोस्टमार्टम, मैं कह रहा आप उन डॉक्टरों की तारीफ करो ना जिसने दबाव। ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने ऐसे देखिए, मैंने ऐसे मंत्री देखे, नाम नहीं लूंगा, ऐसे मंत्री देखे जो चटकनी बंद करके कमरे में गिरा के आईएएस को मारे। क्या आशीष जी, जय बोलो लोकतंत्र की, हमने ऐसे भी देखे। खैर, मनीष जी के पास चलूंगा। राज भाई की बात पर एक टिप्पणी करते हुए, मैं बहुत विनम्रता से आपकी बात से असहमत हूं। मुझे मनीष यही सवाल है, मुझे ये बता दे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो बात राज शर्मा ने कही कि जिन डॉक्टरों ने किया, जो असिस्टेंट्स उसमें असिस्ट कर रही था स्टाफ, उनने किया, रिपोर्ट टाइप करने वाले ने जो किया, उनका जमीर जिंदा है। तो हम सरकार हैं मान लो, और हमारे खिलाफ जमीर जिंदा हो गया किसी का, तो जमीर जिंदा हो जाने की जैसे मुझे खबर मिलेगी तो हम उनको पटरौना में भेज देंगे, निलंबित कर देंगे। मनीष जी, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले निलंबित हुए हैं, दंडित हुए हैं? और अगर नहीं हुए तो फिर सरकार के प्रशंसा में दो शब्द क्यों नहीं बोलेंगे आप मनीष जी? हमने मान लिया उनका जमीर जिंदा था, डॉक्टरों का कर दिया, लेकिन सरकार तो सरकार है ना, चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे योगी की आदित्यनाथ की हो। मनीष जी, अमिताभ जी, एक प्रक्रिया बन गई है कि सरकार का जो भी कृत्य आएगा हमें उसका विरोध करना है। अगर वो हमारी विचारधारा की अगेंस्ट है, हमें पसंद नहीं आता। और लोकतंत्र के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सत्ता में थे और फिर से सत्ता में आने की कोशिश करने के लिए ही ये सब चीजें कर रहे हैं। उनका भी मूलभूत उद्देश्य सत्ता में ही आना है, इन्हीं अधिकारियों के साथ काम करना है। यूपी में बहुत से आईएएस ऐसे हैं जो मायावती, अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी तीनों सरकारों में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम करा है। आज भी वो तीनों सरकारों के चहेते हैं, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। राज जी की बात का मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि हमने वो भी देखा है कि प्रधानमंत्री जी का आदेश भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया गया था। तो ये देश ये चीजें देखता रहता है, सरकारी आदेश चलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और हम पता चलता कब आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। फिर मैं भी कह दूं, आपसे ज्यादा झूठी पार्टी है ही नहीं। आप तो यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखते हो? मैं कई बार कह चुका हूँ, मेरा दिक्कत ये है मेरे संग। आप यहाँ पे मेरे प्रवक्ता वो बीजेपी के बैठे, वो दिख तो रहे कि वो ये हैं, आप तो दिख ही नहीं रहे हो भाई। आप दिख रहे कुछ, मैंने कुछ झूठ बोला क्या? याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ झूठ बोला क्या? आप ये बताइए, आप विश्लेषक हैं,
आप मुझे नहीं, एक मैं बार आपसे बात विवाद नहीं कर रहा, मैंने एक पॉइंट रखा, अगर वो पॉइंट गलत हो तो आप उसको कह सकते हैं। राजनीति में सबको अधिकार है अपनी चीजें व्यक्त करने का, लेकिन देश किस तरीके से चलता है ये सब ने देखा था। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी लोग बैठ के चलाते थे, आज वो चीजें नहीं हो पा रही। लेकिन जनता के जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए, लोगों के वोट का सम्मान करना चाहिए, और कल को जब ये शासन में आएंगे तो यही आईएएस, यही पुलिस वाले इनके चहेते भी हो जाएंगे जो आज जिनका ये विरोध कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में मत जाइए आप, फ्यूचर टेंस में छोड़िए। हम लोग कोई भविष्य का ज्ञान नहीं लेके पैदा हुए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी कौन से गंगा जल से नहाई है, कौन से दूध से नहाई हुई है? क्या आप उसकी दो कमी गिना सकते हो? अगर विश्लेषक, अगर आत्मा जाग जाए तब दो कमी बताओ बीजेपी की, दो नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप ना राज भाई आप बता दीजिए, वो आप बता दीजिए, हम कमी अपनी सुधार लेंगे। वो कह तो रहे हैं आलोक वर्मा, आप कमी बताओ भाई, इन दोनों को लो, आलोक वर्मा और राज शर्मा को लो सामने सामने। आलोक भाई मैं बता रहा, डॉक्टर ने आप बोलो मेरी सुनो, फिर आज मैं दो कमी नहीं, 200 कमी, 200 नहीं, दो ही बताओ, 200 नहीं, दो। मुझे एक बात बता देना, दुख होता है दोस्त, आप लोग पिछड़ा जाति बात करते हो, मुसलमानों की बात करते हो कि मुसलमान 5 लाख सदस्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री का एक भाषण दिखा देना जिसमें उन्होंने ब्राह्मण शब्द का नाम लिया हो, ब्राह्मण जाति का नाम लिया हो। आप एक बता देना, मैं आपका वोटर नहीं हूं? अगर मैंने मान लो योगी जी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं हूं। और एक और बात बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस लगता है जो आपने जिस चीज का इल्जाम हमारी सरकार में लगाया कि जीएसटी खराब है, सिलेंडर कीमती ज्यादा है, पैन कार्ड ऐसे बनना है, वही आपने करा। अपनी बात को तो ना जुटलाते ना। मैं कह रहा भाई, मैं 100% अपने प्रधानमंत्री की बुराई नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मेरे प्रधानमंत्री का 356 इंच का सीना है, लेकिन कम से कम दिखता तो हो मुझे वो सीना। आप बताइए ना, मैं बताता हूं एक सबसे बड़ा गलत काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करा। उत्तराखंड में आपने शराब के अड्डे बना दिए, ऋषिकेश और हरिद्वार में, और यहाँ पे भी 900 दुकानें। ऋषिकेश की बात मत करना, शराब की दुकान का नक्शा दे। अब रुकना होगा राज भाई, समय कम है। एक सवाल मैं लूंगा आलोक जी से। उत्तराखंड की चर्चा की, उत्तराखंड पे मुझे प्रसंग याद आ गया, मैं अंत में उसको रखूंगा। आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने वो मसला उठाया मंगेश यादव के पोस्टमार्टम का। वो कह रहे हैं कि उस पोस्टमार्टम में कुछ उसकी शरीर पर पहले से चोटें पाई गई, गोली के निशान के अलावा। आलोक वर्मा। भाई, मैं तो राजनीतिक दल का छोटा सा प्रवक्ता हूँ जी। एक बहुत सारी टीम बैठती है, कभी भी कोई भी घटना होती है, कोई इनकाउंटर भी होता है तो उसकी भी जांच होती है, और जांच के जो अधिकारी होते हैं उस पर देखते हैं, सारी चीजें निकल के सामने वो रखते हैं। अगर उसमें कुछ फर्जी होगा तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, और जिसने गुनाह किया होगा उसको भी सजा मिलती है। इसमें कहीं कोई नई सी बात नहीं है। लेकिन मैं वही राज भाई की बात कह रहा था कि जो अच्छी बात है वो तो गप गप, और जो बुरी बात है उसे थू थू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभी आपने कहा कि भाई डॉक्टर अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही थी। जिस तरह आप कह रहे हैं कोई सवाल खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है कोई इनकी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं मानता। अरे साहब, हम किसी को अपनी बात मानते ही नहीं साहब, हमने सबको छोड़ रखा है। जो जिसका काम है वो करे। अगर प्रशासनिक मशीनरी, डीएम का कोई काम है, कलेक्टर का कोई काम है तो कलेक्टर करे, एसपी का जो काम है एसपी करे, डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर करे। और मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मेरा जो काम है, मैं एक राजनीतिक दल के बारे में जो अपनी बात रखनी है वो रखता हूँ। राज भाई, आपकी बात बहुत सुन नहीं पाया मैं, माफ करें, मेरा फोन कट गया था। लेकिन बस यही है कि कोई अपनी नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को हम समंदर नजर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं। आप जरा अपने देखने का सलीका बदल दीजिए। समझ में आए, अभी तो नाबालिग समंदर। अरे हम 60 साल आप लोग रहे हैं, जो अरे अभी 11 साल आप याद करो, आपकी पार्टी ठीक में देख लीजिए, आपने पूरी कोशिश कर ली। हरियाणा में तो 3 नेता चले गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। पहले भी अमिताभ भाई कहते थे आप अमर बेल के पैदा नहीं हुए हो,
याद रखना, आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा इस जहां पे आप लोग। और आप कहते हो अरे अपने राहुल गांधी जी को कहीं थोड़ा चले गए। छोटी पार्टी हो, विश्व की सबसे बेटी जनाब पार्टी, आपसे झूठ से अपने सदस्य बनाते, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप बताइए मुझे, आप सबसे बड़ी पार्टी हो, आपके सदस्य विश्व में कहाँ ज्यादा है बताओ, आप कहाँ ज्यादा है बताओ। आप मिस कॉल से अपने सदस्य बनाते हो, आप छोटी सी पार्टी हो। लो मैं कहता हूँ बहुत छोटी पार्टी। अभी आप नाबालिग पार्टी हो, आप नाबालिग सरकार हो, बालिग सरकार नहीं हो। आप तो 2 ही टर्म पे और हमारे बराबर 400 से ऊपर सीट जिंदगी में क्या 7 जन्म में नहीं ला पाओगी। 400 से आए कह रहे थे ना, हमारे जैसे लाना तो सीखना। ठीक है राज भाई, रुकना होगा आलोक भाई, रुकना होगा, ठीक है।